हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 जेई मेन 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर। जिन्हें भी नहीं पता है, मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्व करने वाला हूं इस पेपर को। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किया था। मैं हर एक क्वेश्चन में लाइन ऑफ थिंकिंग बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन देखने के बाद हमें सोचना चाहिए, किस तरीके से हम लोग कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कैसा माइंड सेट होना चाहिए, ये सारी बातें पता चलेंगी इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो देखो, ये जो बेसिक फंडा है कॉमन टेंजेंट वाला, ये लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। तो इस बार उन्होंने दो सर्कल ही दे दिया और पूछा दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट जो है वो और किस लाइन से पास, पॉइंट से पास करता है। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी। वो टेंजेंट की इक्वेशन दोनों के कॉमन टेंजेंट होंगे। अच्छा, सर्कल पे जो कॉमन टेंजेंट होता है इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, किसी एक सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो। उसके बाद दूसरे सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट का डिस्टेंस उस सेंटर के सर्कल के रेडियस के बराबर होना चाहिए। सपोज दिस इज दिस सर्कल, तो ये सर्कल का कहीं तो सेंटर होगा। बताओ सेंटर कहाँ है। 6x है, 8y है, तो -3, -4 पे सेंटर है। अच्छा, कुछ तो रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा, √g², डेट इज 9 प्लस 16 माइनस c, डेट इज 24 ले लो, तो दिस इज 7। तो ये रेडियस आ गया 7। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, इस पे अगर मैंने टेंजेंट लिखा, उस टेंजेंट का डिस्टेंस इक्वल करना होगा इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। वहाँ से मुझे इसमें जो भी वेरिएबल टर्म होगा, जो नहीं पता होगा मुझे, अननोन टर्म्स आ जाएगा, उससे मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अब सबको पता होता है x² + y² इज इक्वल टू a² पे टेंजेंट लिखना, y इज इक्वल टू mx ± √a² m² + 1। ठीक है, तो ये वाला चीज़ सबको आता है। ओके, तो आइदर यू कैन गो फ्रॉम दिस, मतलब तुम ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अदर मेथड कैन बी। अब मेरे पास अगर दो सर्कल ही गिवन है तो मैं इस दोनों सर्कल को ही एनालाइज कर लेता हूँ। कैसे, कि कॉमन टेंजेंट है भी या नहीं है। अब इतना तो दिख रहा है कि कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि चार चार पॉइंट्स गिवन है। अब मुझे एक और चीज़ दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि अगर चार पॉइंट्स गिवन है, कॉमन टेंजेंट है, तो सर्कल किस तरीके का हो सकता है। तुम खुद सोचो, अगर सर्कल दूर दूर रहता है तो सर्कल के बीच में कितने टेंजेंट आते हैं कॉमन, चार चार कॉमन टेंजेंट आते हैं। मुझे कौन सा इक्वेशन निकालना होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, दिस मीन्स ये कंडीशन में भी ना हो। दूसरा कंडीशन, अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली तो कितने टेंजेंट होते हैं, तीन कॉमन टेंजेंट होते हैं। किसका इक्वेशन निकालोगे, नो आइडिया। ओके, अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो दो टेंजेंट होते हैं, उसमें भी किसका इक्वेशन निकालोगे, नो आइडिया। एक दूसरे के अंदर हो और टच करे तो एक ही कॉमन टेंजेंट होता है, तो हो सकता है मे भी यही कंडीशन हो, तभी एक ही कॉमन टेंजेंट आएगा और उसका हम लोग काम कर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इस सर्कल का सेंटर कितना। सपोज इसको मैंने C1 बोल दिया, इसको मैंने C2 बोल दिया। C1 का सेंटर जो है वो 0,0 पे है एंड रेडियस जो है वो है 2। C2 का सेंटर अभी तुरंत हमें पता है -3, -4 है एंड R2 कितना है, 7 है। तो अगर मैं C1 C2 का डिस्टेंस निकालूँ मॉड, तो √9 प्लस 16, ये कितना आ गया, 5। अच्छा, एंड दिस इज सेम एज R1 - R2 का मॉड, डेट इज 5। इससे तुम्हें क्या पता चला कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके, तो ये कॉमन पॉइंट तभी इंटरनली टच करते तभी C1 C2 इज सेम एज R1 - R2 होता है। ओके, तो अब एक ही कॉमन टेंजेंट आएगा। अब देखो, इतना तक अगर पहुंच चुके हैं तो अब एक ही कॉमन टेंजेंट आएगा। इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तुम अगर ध्यान से पढ़े होगे, रेडिकल एक्सिस नाम का कोई टर्म होता है कि दो सर्कल है S1 एंड S2, अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो S1 - S2 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होता है वो इसी का होता है। ये एक रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन टेंजेंट भी है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट एज S1 - S2। ओके, तो x²
माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खत्म, 6x प्लस 8y माइनस 24 एंड ये -4 इज इक्वल टू 0, तो +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 6x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर तुम 2 से डिवाइड कर दो तो ठीक है, तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, डेट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 1 डालते हैं तो 3 इंटू 4 डेट इज 12 माइनस 4 इंटू 2, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 डालते हैं नेगेटिव आ जाएगा। 6 डालते हैं तो 6 है 18 माइनस 8, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और हमने बहुत कुछ सीखा इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलो वेरिएंस का मीन मीडियन मोड का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोल रखा है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं किए हो तो जाके कर लो, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, 4 मार्क्स गारंटीड है। ओके, तो चलो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है कि कुछ डेटा सेट है मेरे पास जो कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड इट इज गिवन दैट मीन ऑफ द डेटा इज 42 एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपॉन x। अच्छा बताओ मीन कितना होता है? तुम बोलोगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं? 10 इज इक्वल टू 42। भाई अब ऐड करो। जब ऐड करने बैठोगे तुम्हें दिखेगा दिस इज 32 एंड ये 25 25 50 1 4 5 तो 55। ओके, ये 34 प्लस 42 कितना हो गया? 70 प्लस 76। ओके, 67 प्लस 70 कितना हो गया? 7 137। ओके, अब आगे फिर से ऐड कर लेते हैं। 32 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 5 2 7 5 3 8। 87 प्लस 76 कितना हो जाएगा? तो तुम बोलोगे 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 7 15 1 16 163। तो यहाँ तक आ चुका है 163। अब उसका एडिशन 163 प्लस 137 कितना आने वाला है? देखो 7 3 10 1 6 3 9 1 10 1 7 3 10 1 गया 6 3 9 1 10 1 गया 1 1 2 1 3 300। तो ये आ गया 300 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 120। ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 120। नाउ मीडियन कैसे निकालते हैं? तो बोला जाता है मिडिल वाला टर्म, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 5th टर्म एंड 6th टर्म का जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। डेट इज 34 प्लस एक्स बाई 2 इज 35 और 34 प्लस एक्स इज 70 और x इज इक्वल टू 36। अच्छा, मेरे पास x 36 ऑलरेडी आ चुका है तो y की वैल्यू आ गई। y विल बी इक्वल टू 120 माइनस 36, डेट इज 10 में से 6 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 84। तो y की वैल्यू आ चुकी है 84, x की वैल्यू आ चुकी है 36। आंसर आ गया 84 बाई 36 7 3। तो 7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन होता है ये, 4 मार्क्स गारंटीड होता है। सोचो सिर्फ फॉर्मूला लगाया हमने मीडियन का, मीन का, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये तो हर साल का एक क्वेश्चन आता ही है और मैंने बोल रखा है कि क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली किससे आएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। जिन्हें कुछ नहीं आता है, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये उन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर तुम dx से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये तो डायरेक्टली एग्जैक्ट फॉर्म बन जाता है। ओके, एग्जैक्ट में नहीं करना है। अगर तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है एग्जैक्ट क्या है, तो ठीक है कोई बात नहीं। cos x से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया y इंटू 10x प्लस 6x बाय cos x। तुमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
वो कितना आएगा माइनस 10x dx। ये तो पता है सबको, 10x dx का इंटीग्रेशन ln sec x। ओके, तो दिस इज e टू द पावर ln cos x, तो ये फाइनली आ गया cos x। ओके, तो फाइनल y इंटू cos x विल बी इक्वल टू 6x अपॉन cos x इंटू cos x का इंटीग्रेशन। तो ये अल्टीमेटली cos x से cos x कट गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डेट इज 3x स्क्वायर। y इंटू cos x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट। ओके, ये मेरे पास अल्टीमेटली आ चुका है। y इज इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमेशा एक कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो यहाँ भी गिवन है y ऑफ पाई बाई 3 इज 0। तो x की वैल्यू जब पाई बाई 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, रख दो। यहाँ तो 0 इंटू एनीथिंग, इधर तो 0 आने वाला है, LHS में 0 आ गया। 3 इंटू पाई बाई 3 का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई 9 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 3। ओके, c की वैल्यू जब आ चुकी है तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 3। अब मुझे चाहिए क्या, y ऑफ पाई बाई 6। तो y ऑफ पाई बाई 6 चाहिए, तो x की वैल्यू पाई बाई 6 रखो। कॉस ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू पाई स्क्वायर बाई 36 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। यहाँ से 12 हो गया, इधर से इंटू 4 किया, इधर भी 4 किया, तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर इज माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 डेट इज 3 इंटू 4, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो y आ चुका है, y इंटू √3/2 इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ से माइनस पाई स्क्वायर बाई 2√3, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2√3 इज दी करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं बोलूँगा, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अभी देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, डोमेन निकालना है। तो बहुत बच्चे अगर डोमेन नहीं भी पता है तो यू कैन डू व्हाट यू कैन डू, अगर तुम स्टेप वाइज नहीं चलना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो। तुम्हें ये तो दिख ही रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो x कैन नेवर बी इक्वल टू प्लस और माइनस 2। देख लो कौन कौन से ऑप्शन में प्लस और माइनस 2 इन्वॉल्व है, उसको तो पहले ही हटा दो। ओके, तो पहले ऑप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इन्होंने दिमाग लगा के दिखा दिया है कि प्लस और माइनस 2 किसी ऑप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अब तुम क्या बोलोगे, ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। तो यहाँ से आगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग रखेंगे -1 0 1 प्लस माइनस, हमें पॉजिटिव चाहिए तो -1 से 0 1 से इन्फिनिटी। याद रहे -2 ये सब नहीं लेना है, तो -2 तो कहीं इधर है, 2 लेकिन इधर है, तो हमारा आंसर आना चाहिए -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कौन सा है, -1 से 0 1 से 2 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर 3। ये भी ईजिएस्ट क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर 33 एंड, चलो ये तो AP का सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th के बच्चे इसको कर लिए होंगे। ठीक है, ओके, क्या करना है अब, तो देखो मेरे पास एक AP गिवन है, बोला है, एक सेकेंड, एक AP गिवन है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर दिस। अच्छा, एक चीज बताया जाता है कि जब भी 3 टर्म AP में लिया हो, सम पूछे प्रोडक्ट पूछे, तो हमें क्या जनरल A प्लस डी A प्लस 2D लेना चाहिए या फिर कुछ और लेना चाहिए। याद करो ये चीज़ सिखाया जाता है। तो तुम बोलोगे सर अगर जनरल भी लेंगे तो हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर जो सिखाया जाता है एक 3 टर्म ये लो, वो ले लेंगे तो हमारा काम अच्छा बनेगा। क्या क्या सिखाया जाता है कि अगर 3 टर्म लेना है तो हमेशा AP में ये लो, A माइनस डी A प्लस डी। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होगा जब सम निकालोगे A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तो इसकी वैल्यू उन्होंने 33 दे रखी है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से मुझे डायरेक्टली A आ जाएगा, 3A इज इक्वल टू 33, A की वैल्यू आ चुकी है 11।
तो ये 3 टर्म लेने से तुम्हारा डायरेक्टली एक काम तो बन चुका है। ओके नेक्स्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट गिवन है 1155। इन तीनों का प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1155, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1155 बाई ए तो 11 है, इधर से ये कैंसल आउट होगा, 11 इंटू 105, 105 आ गया, तो ए स्क्वायर इज 121 माइनस डी स्क्वायर इज 105, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 4। ओके तो डी की वैल्यू आ चुकी है प्लस और माइनस 4। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इफ दिस सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स अपीयर दिस। ओके तो अगर मैं A11 लूं तो 11th टर्म क्या आएगा, T11 विल बी A प्लस n माइनस 1 डेट इज 10 इंटू डी। यहां से अगर पॉजिटिव लो तो ये आता है 40 प्लस 11 डेट इज 51, और अगर नेगेटिव लेके चलो तो A माइनस 40 आ जाता है विच इज फर्स्ट टर्म इज A, ओ सॉरी फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी, यहां मैं गलत कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी एंड नॉट A, फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी, तो फर्स्ट टर्म इज 11, अगर माइनस 4 लिया, इफ D इज इक्वल टू 4 लिया मैंने तो 11 माइनस 4 डेट इज 7, ठीक है, तो 7 प्लस, तो यहाँ से 40 प्लस 7 47 आना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो D को अगर मैं माइनस 4 लूँ तो ये टर्म आ जाएगा 11 माइनस माइनस 4 इज 11 प्लस 4 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 40। ओके तो ये कितना आ गया माइनस 25 जो कि ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव एपी या नेगेटिव एपी कुछ नहीं दिया था, अगर पॉजिटिव एपी गिवन होता इंक्रीजिंग एपी तो हम लोग बोलते D4 होगा, डिक्रीजिंग एपी गिवन होता तो हम लोग बोलते D माइनस 4 होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, इन्होंने बस बोल दिया था एपी है, तो इसीलिए मैंने दोनों D पे कैलकुलेट करके देखा और एक ही आंसर गिवन था। अगर मल्टी करेक्ट ऑप्शन होता और दोनों D पे वैल्यू आती जो तो वो दोनों के दोनों आंसर हो जाते, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत सेट्स से, है ना, मतलब बेसिक आइडिया, इसको क्या ही बोल सकते हैं, ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हो गए। देखना बोला है 2 न्यूज़पेपर्स A and B आर पब्लिश्ड इन अ सिटी, इट इज़ नोन दैट 25% ऑफ द सिटी। देखो मेरे पास 2 न्यूज़पेपर है, एक A एक B, बोला है 25% रीड्स A, 20% रीड्स B, वाइल 8% रीड्स A एंड B बोथ, मतलब इस बीच में 8% है, तो इधर कितना है बताओ, 25 माइनस 8 डेट इज 17%, और इधर कितना है 12%। ओके पहले वाले इतना लाइन पढ़ के हमने ये तो पता कर लिया। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B, जो कि ये है, तो 30% ऑफ 17%, ठीक है। लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, 40% of those who read B but not A also look into the advertisement, and those who read both A and B look into the advertisement. Okay, then the percentage of the population who look into the advertisement, ठीक है, simple, 30% of those who read A but not B plus 40% of those who read B but not A plus 50% of those who read both A and B, that is 50% of 8%, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो ये आ गया 30 इंटू 17/100, डायरेक्टली मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूँ, ठीक है, प्लस 40 इंटू 12/100 प्लस 50 इंटू 8/100, ये आंसर हो जाना चाहिए था हमारा, ठीक है। 17 इंटू 3, ओके, यहाँ से 1 0, यहाँ से भी 1 0, यहाँ से भी 1 0 कटेगा, 5.1 यहाँ से आएगा, 4.8 यहाँ से आएगा, 4.0 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 8 1 9 13,
तो 13.9% इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। तो अभी हमने जो भी क्वेश्चंस करे वो इजी क्वेश्चंस आए। पार्ट 1 में जो हम लोग देख रहे थे तो वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ कि इजी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तुम्हें बस क्या करना है, सेलेक्टिव बनना है। सेलेक्टिव बनो, आराम से इजी इजी क्वेश्चंस करो, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फालतू का डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना, तुक्का मारना, ये सब गलत बात है, ठीक है। इससे घाटा तुम्हारा ही होने वाला है। इफ़ a function f r to r is a differentiable function and f of 2 is equal to 6। ओके, एक कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एंड फंक्शन का वैल्यू 2 पे गिवन है 6। अब देखना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 दिस, हर बार एक न्यूटन लेबनिट्ज पे फॉर्मूला पे आ ही जाता है। जब भी लिमिट के अंदर इंटीग्रल आ जाए वो किससे बनेगा, न्यूटन लेबनिट्ज से। अभी देखो ये इंटीग्रल किसके लिए है, dt के लिए। x - 2 किसके तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे x ft dt हो तो x इज बेसिकली एक्टिंग लाइक ए कांस्टेंट। इसको बाहर निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, तो नाउ आई कैन सी दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, 6 से fx 2 टाइम्स t dt, ऊपर नीचे x - 2। देखो कौन सा फॉर्म है ये, जब x को 2 रखोगे तो ये 6 से लेकर के f of 2 तक जाएगा, और f of 2 गिवन है 6, तो 6 से 6 तक जाएगा। इंटीग्रेशन a से a कुछ भी आ जाए वो तो 0 होता है, मतलब ऊपर में 0 आने वाला है। x इज इक्वल टू 2 नीचे रखोगे क्या आएगा, तुम बोलोगे फिर से 0 आने वाला है। मतलब कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, LH रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो तो मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर कभी भी वेरिएबल आ जाए हमेशा न्यूटन लेबनिट्ज लगेगा। न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला यही बोलता है कि डिफ्रेंशिएट करो। जब ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो अभी सबको पता हो जाना चाहिए अभी तक न्यूटन लेबनिट्ज, कि पहले क्या करते हैं, पूरा अंदर में ऊपर वाला लिमिट डाल दो, उसके बाद ऊपर वाले लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, माइनस नीचे वाला लिमिट, नीचे वाले लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। तो नीचे वाला तो कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, तो अगला वाला टर्म आएगा ही नहीं। नीचे x - 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, बस लिमिट का वैल्यू पुट ऑन कर दो, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू f'2 आ जाएगा। दिस इज 2 इंटू एफ ऑफ 2 इज 6 इंटू f'2। कितनी वैल्यू आ गई बताओ, 12 इंटू f'2। ऑप्शन नंबर 4, ईजी क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट्स के क्वेश्चन ईजी आते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको कर लेते हैं, तो कंपटीशन में हमें भी पीछे नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर से स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे एक एक क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। 4 8 मार्क्स गारंटेड मिल जाते हैं अगर तुमने इस दोनों चैप्टर को पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। देखो मेरे पास गिवन है P इम्प्लाइज Q यूनियन R इज फॉल्स। तो P Q R के बारे में बताओ। एक तो होता है ट्रुथ टेबल से जाओ, ट्रुथ टेबल से जाओगे हो ही जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ऑब्वियसली। अब तुम ऐसे जा सकते हो कि मैंने वेन डायग्राम से बताया हुआ है कि P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है। P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है P है तो Q है, नहीं तो P ही नहीं है। डेट इज नॉट P का यूनियन Q के साथ। तो P इम्प्लाइज Q कैन बी रिटन एज सेम एज नॉट P का यूनियन Q के साथ। अब इसको इसी तरीके से लिखने का कोशिश करो तो P के जगह यहाँ है P, तो नॉट P का यूनियन Q के जगह यहाँ पे ये पूरा है Q यूनियन R। ओके, तो ये निकालते हैं हम लोग। चलो अब ये निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसका वेन डायग्राम बनाओ भाई। पहले P Q R तीनों होना चाहिए, P Q R, P Q R। नॉट P का मतलब P के बाहर वाला, P के बाहर वाला का यूनियन, P के बाहर वाले का यूनियन किसके साथ, Q यूनियन R के साथ। Q यूनियन R तो पहले ले लिया पूरा, ये आ जाएगा। इसका यूनियन नॉट P के साथ, ये आ जाएगा पूरा। ओके, मतलब यूनियन में सब कुछ आ जाता है बेसिकली। तो बचा कहाँ मेरा, फॉल्स किधर है, सिर्फ इस रीजन में। इस रीजन में फॉल्स है, तो बताओ क्या क्या है।
तुम बोलोगे P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, R इज फॉल्स। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इतना इजी होता है ये। अगर तुमने नहीं किया तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जाके कर लो, 4 मार्क्स गारंटीड है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट अल्फा कॉमा बीटा इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द एलिप्स दिस। फिर से कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही साल दो क्वेश्चन आए हैं कॉमन टेंजेंट से। तो दो क्वेश्चन आए हुए हैं कॉमन टेंजेंट से, तो कर लेते हैं हम लोग फिर से। बोला गया इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट अल्फा कॉमा बीटा। ओके, तो इसी पे पैराबोला पे अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट लेंगे अगर, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। ओके, दिस मीन्स हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, द पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, डेट इज बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा। ओके, यहां से ये पता चला। अब इस पे टेंजेंट लिखेंगे, इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस। इस एलिप्स पे टेंजेंट लिख के देखते हैं। इस एलिप्स पे टेंजेंट जो लिखेंगे तो x(x1) प्लस 2 इंटू y(y1) इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई कैन सी 2y बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई 2x प्लस 1/2 बीटा। ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया, m माइनस बीटा बाई 2। नाउ इस पे अगर स्लोप लिखते तो कितना आता, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। तो y डैश कितना आ गया इसका 1/2y, और वी कैन से 1/2 बीटा। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 बीटा। 2 से 2 कट गया, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, if the tangent to this is also the tangent to this, okay, beta is positive, then alpha is equal to पूछा गया है, अल्फा यहाँ से 1/बीटा स्क्वायर माइनस 1, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, द टेंजेंट टू दिस एट अल्फा कॉमा ऑल्सो टेंजेंट टू द, ओके सॉरी, मैंने ये चीज़ मिस्टेक से लिख दिया कि यहाँ पे मैंने ये एज्यूम कर लिया कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस एलिप्स, जो कि गलत है। उन्होंने बोला अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दिस पैराबोला। ओके, सो लेट मी रब। ओके, अब देखो ध्यान से, मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा इस पैराबोला पे। क्या आना चाहिए, इसका स्लोप मुझे पता है 1/2 बीटा आएगा। 1/2 बीटा होगा तो आई कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/2 बीटा x माइनस बीटा स्क्वायर। दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ से यू कैन सी y विल बी इक्वल टू बीटा प्लस x/2 बीटा माइनस बीटा/2। ओके, बीटा स्क्वायर अपन 2 बीटा इज बीटा/2। ओके, तो यहाँ से x/2 बीटा प्लस बीटा/2 आ चुका है, डेट इज 2 बीटा कॉमन ले ले तो मेरे पास आएगा 2 बीटा, अगर कॉमन ले ले तो मेरे पास आएगा x प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो y की वैल्यू आ चुकी है x प्लस बीटा स्क्वायर/2 बीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टेंजेंट इस एलिप्स पे भी टेंजेंट है, तो y की वैल्यू उधर रख दो। तो y की वैल्यू जब उधर रखोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर, डेट इज x प्लस, या फिर अलग अलग ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो x प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा का होल स्क्वायर, डेट इज 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x में एक क्वाड्रेटिक आएगा, सो 2 बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2x बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आई कैन सी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट आएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, डेट इज 4 बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4ac, डेट इज 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर इंटू
बीटा टू द पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर। ओके, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर इधर कटेगा तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा टू द पावर 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर भी कटा, तो यहाँ से आई कैन सी 2 बीटा टू द पावर 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, और बीटा टू द पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से रूट निकालना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर को कुछ के ले लिया तो दिस इज के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस b प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो दिस इज 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस माइनस रूट 2, बीटा स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, अल्फ़ा बेसिकली यही है, अल्फ़ा इज सेम एज बीटा स्क्वायर, तो रूट 2 प्लस 1। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिली मिस्टेक हो गया था मेरे से भी, इस तरीके के सिली मिस्टेक्स होते रहेंगे। ठीक है, जब तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हो जाए, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अपना मिस्टेक और उसको आगे बढ़ा लेना है। या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा गलती किधर है, उसको स्किप करके आगे निकल लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द यूनिट वेक्टर दिस मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, पाई बाई 4 विथ जे कैप एंड थीटा विथ के कैप। जैसे ही ये लाइन पढ़ा कौन से कॉन्सेप्ट का याद आना चाहिए, किस चैप्टर का? तुमने बोला वेक्टर्स एंड 3D का कुछ दिख रहा है। ओके, वेक्टर्स एंड 3D में एक चीज़ बताया जाता है शुरुआत में ही, डायरेक्शन कोसाइन करके बोला जाता है अगर एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से कोई वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो होगा डेट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा डेट इज कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर इज 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस पाई बाई 4 1/√2, उसका स्क्वायर इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई कैन सी यहाँ 4 तो यहाँ 2 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस 3/4 डेट इज 1/4। तो कॉस गामा की वैल्यू आ चुकी है प्लस और माइनस 1/2। अच्छा, अगर प्लस 1/2 ले तो एंगल आ जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 ऑप्शन में नहीं है, माइनस 1/2 लेंगे तो एंगल आ जाएगा 2 पाई बाई 3, जो कि मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। दिस मीन्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस तुम्हें क्या करना था, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही तगड़ा सा इंटीग्रेशन गिवन है, e टू द पावर sec x अंदर में समथिंग प्लस समथिंग dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। ओके, देन द पॉसिबल चॉइस ऑफ एफ एक्स इज, देखो ये उस फॉर्म का दिख रहा है, याद करो एक फॉर्म पढ़ाया जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये उसी फॉर्म का दिख रहा है, e टू द पावर समथिंग प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू e टू द पावर समथिंग इंटू एफ एक्स। या तो वो चीज़ यूज़ कर लो या तो इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करना तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक एफ एक्स फंसा हुआ है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला दिमाग से हटा देंगे। सेकेंड मेथड कैन बी, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ऑलरेडी गिवन है,
तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो ना। ये भी तो बताया जाता है कि अगर इस टाइप का फंक्शन दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू किसी फंक्शन के बारे में, तो तुम क्या करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, इधर तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, e टू द पावर sec x इंटू sec x tan x f x प्लस sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल। पहले एफ एक्स को जैसे का तैसा रहने दिया, ई टू द पावर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया। ई टू द पावर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, अब क्या किया, ई टू द पावर सेक एक्स को जैसे का तैसा रहने दिया, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब e टू द पावर सेक एक्स भी कैंसिल आउट हो चुका है। तुम्हें दिख रहा होगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब एफ एक्स कितना होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन इज सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, मतलब हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए एफ एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे ये ट्रिक पता है कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, तब ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। नहीं तो अगर बच्चे फंस गए तब तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ चुका है। बोला गया रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ डायमीटर अलोंग द लाइन दिस। ओके, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल इज -8,5 6,5। इन दोनों कोऑर्डिनेट को देख के इतना तो पता चल गया कि दोनों कोऑर्डिनेट एक लाइन पे हैं जो कि पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ 6,5 तो अगला वाला इज -8,5। ओके, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ उसमें दिख रहा होगा कि दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस, दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो गया मेरे लिए। कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट -8 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा नहीं पता है। सिमिलरली इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बेसिकली ये लाइन तो फिर से पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा, मतलब ये है अल्फा। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर है, तो ऑब्वियसली इस टाइप का सिमेट्रिक कुछ है। अच्छा, ये लाइन गिवन है डायमीटर से पास कर रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि ये लाइन एग्जैक्टली डायगोनल है या क्या है, तो मैं एक रैंडम लाइन ऐसे ही बना दूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि सेंटर जो होगा सर्कल का वो एग्जैक्टली डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा, और वी कैन से इन दोनों का मिड पॉइंट पे होगा या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट पे होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, 6 -8 -2 बाई 2 -1 अल्फा प्लस 5/2, ये इस लाइन पे होना चाहिए। तो रख देते हैं 3 इंटू अल्फा प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डेट इज 6, 3 इंटू 2 2 इंटू 2 4, तो अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा -1 आ चुका है, तो दिस इज -1, दिस इज -1। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना बहुत ईजी, वी नो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना, तो तुम बोलोगे 5 ऊपर 1 नीचे 6, 5 और -1 से डिस्टेंस है तो 6। अच्छा, ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, कैसे, तो एग्जैक्टली 6 इधर 8 इधर 14, तो 14 इंटू 6 शुड बी दी आंसर, डेट इज 84। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सबने कर लिया होगा, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री। ये क्वेश्चन तो मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पेपर का हो सकता है। बहुत बच्चे हो सकता है इसमें भी गलत करके आ रहे होंगे जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा भी सिंसियरली पढ़ा है, तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
सबको बताया जाता है कि अगर मेरे पास इस टाइप का कुछ हो, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये एग्जैक्टली होता है साइन 3 थीटा बाई 4 के बराबर। नहीं याद है तो अभी याद कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा में भी होता है, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 4। एंड इसी तरीके से टेन थीटा में भी होता है, टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा। ये तीनों फार्मूला तुम्हारे टिप पे होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ओके चलो, तो साइन 3 थीटा बाई 4, थीटा क्या होगा मेरा यहाँ 10 डिग्री, क्योंकि दिख रहा है थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो साइन 3 थीटा डेट इज साइन 30 डिग्री बाई 4 एक आया और एक साइन 30 डिग्री है, तो ये तो आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 और 1/4 ऑलरेडी है तो 1/16 आंसर। बस 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था ये। मतलब तुम देखोगे तो पेपर इतना सिंपल हो चुका है। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस थे टफ, लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन टफ आ रहा है। देखो ये सीक्वेंस सीरीज का बोला 11 टर्म तक सम निकालो। जब तुम ध्यान से देखोगे पहला टर्म में 1 इंटू 1, दूसरा टर्म में 2 इंटू 3, तीसरा टर्म में 3 इंटू 5, चौथा टर्म में 4 इंटू 7, अब 11th टर्म तक जाना है। तुम्हें दिख रहा है इसका जनरल टर्म क्या है, तो तुम बोलोगे 1 2 3 4, ये तो R है। अगला वाला 1 3 5, तो कॉमन डिफरेंस 2R का -1। ओके, तो टी आर आ गया 2R स्क्वायर माइनस R, सिंपल। तो इसका तुम्हें समेसन निकालना है, 2R स्क्वायर माइनस R का समेसन, R इज इक्वल टू 1 से 11 तक, तो 2 इंटू R स्क्वायर का समेसन माइनस R का समेसन, R इज इक्वल टू 1 से 11 तक, R इज इक्वल टू 1 से 11 तक। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 2 इंटू यहाँ पे होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 22 प्लस 1 23 डिवाइड बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ से तुम देखोगे 2 इंटू 3 कट गया, 3 इंटू 4 कट गया, तो यहाँ से आ गया 44 इंटू 23, यहाँ से 2 इंटू 6 कट गया तो -66। ओके, तो यहाँ से आई कैन ऑलवेज टेक आउट 11 कॉमन, दिस इज़ 4 इंटू 23 माइनस 6, तो यहाँ से 11 कॉमन आ गया, 4 3 12 2 हासिल 1 92 माइनस 6। ठीक है, तो 92 माइनस 6 कितना होगा, 11 इंटू 2 4 गया 86, तो यहाँ से 86 6 8 ले 946 आ गया समेसन। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये सब मतलब समेसन जो तब पढ़ाया जाता है जब चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही समेसन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है, तो ये सारी हो जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। 29th क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तो मतलब जेईई मेंस पूछेगा ही, जब तक जेईई मेंस रहेगा तब तक ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल जितने भी पेपर्स हमने सॉल्व करे सब में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अब इन्होंने होमोजेनियस इक्वेशन डाल रखा है, 0 0 0 है एक साइड में। ओके, हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सबको याद हो चुका होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 पहले कर दो, 2 3 -1 1 k -2 2 -1 1 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो 2 टाइम्स k -2, क्योंकि -2 इंटू -1 इज 2, -3 1 -4 -1 -2k, इसके वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ से 2k -4 4 1 5 5 इंटू 3 -15, यहाँ से -+1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, डेट इज़ 2k प्लस 2k 4k, यहाँ से आ गया 15 4 19 19 18, ठीक है। तो k की वैल्यू आ चुकी है 18/4, डेट इज़ 9/2। ओके, अगर k की वैल्यू आ चुकी है तो हमें पूछा गया x/y y/z z/x प्लस 9/2। तो इस बार थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में,
डायरेक्टली के का वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो डायरेक्टली के का वैल्यू पूछ देते हैं। अब इन्होंने x अपन वाई, वाई अपन जेड। देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेसिकली दिस मीन्स देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अच्छा, अब मैं x और x की वैल्यू कुछ भी ले लूँ एक, ठीक है, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू सपोज 1 ले लिया तो y और z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। और वी कैन से इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें z का कोएफिशिएंट सेम एंड माइनस साइन के साथ, तो इस इक्वेशन में अगर y डिवाइड कर दूँ 2x अपन वाई प्लस 3 माइनस जेड अपन वाई इज इक्वल टू 0, इसमें y डिवाइड कर दूँ तो 2x अपन वाई माइनस 1 प्लस जेड अपन वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 to 4 इंटू एक्स अपन वाई, 3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2, तो एक्स अपन वाई की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ठीक है, एक्स अपन वाई की वैल्यू आ चुकी है माइनस हाफ, पुट कर दो उसमें 2 इंटू माइनस हाफ, ठीक है, माइनस प्लस 3 माइनस जेड अपन वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो जेड अपन वाई के बराबर है, डेट इज माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू जेड अपन वाई। अच्छा, जेड अपन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, मेरे पास जेड अपन वाई पता है 2, एक्स अपन वाई पता है माइनस हाफ, तो मेरे पास वाई अपन जेड आ जाएगा, सॉरी वाई अपन जेड नहीं पता है ना, वाई अपन जेड मतलब जेड अपन वाई पता है तो वाई अपन जेड पता है, एक्स अपन वाई पता है, जेड अपन एक्स निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू, जेड इज इक्वल टू 2y और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस हाफ वाई, जेड अपन एक्स कितना आ जाएगा देख लो, y से y कैंसल, 2 डिवाइड बाय माइनस हाफ डेट इज माइनस 4। ओके, जेड अपन एक्स आ चुका है माइनस 4, तो x अपन वाई इज माइनस हाफ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, x अपन वाई इज माइनस हाफ प्लस y अपन जेड कितना, तुम बोलोगे जेड अपन वाई 2 है तो y अपन जेड 1/2 है, जेड अपन एक्स कितना, तुम बोलोगे माइनस 4, जेड अपन एक्स ऑब्वियसली माइनस 4 है, एंड के कितना आया था 9/2, ये दोनों कैंसल आउट हो गया तो ये कितना आ गया 1/2। वाह सिंपल, तो ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन एरिया से, ये अच्छा होता है, एरिया का क्वेश्चन लास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि टाइम बचे तो करो, क्योंकि एरिया क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। देखना यहाँ पे बोला गया इसके अंदर एरिया कितना होगा, तो बेसिकली y²/2 इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ पहले, दैट इज y² इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, तो वो कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे है y² इज लेस देन इक्वल टू 2x, मतलब अंदर वाला रीजन, ठीक है। अब x इज इक्वल टू y+4 का ग्राफ बनाओ, y को 0 रखोगे तो x4 आएगा, ठीक है, x को 0 रखोगे तो y-4 आएगा, मतलब इधर से कहीं एक लाइन पास करेगी। ओके, अब यहाँ पे गिवन है x लेस देन इक्वल टू y+4, मतलब 0,0 डाला तो 0 इज लेस देन 4, मतलब ये रीज़न, इसके इधर वाला इसके अंदर वाला, मतलब हमारा काम का जो रीज़न है वो ये वाला है। ओके, इसका एरिया निकालना है, उसके लिए मुझे एक काम तो कर सकते हैं, और एलिमेंट लेना है अगर हमें, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लूँ तो मेरे लिए फ़ायदा होगा, ताकि क्या होगा, एक्स राइट पूरा कवर हो जाएगा, एक्स लेफ्ट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर वर्टिकल एलिमेंट लेता तो यहाँ तक कुछ अलग लेना पड़ता मुझे और इसके आगे कुछ अलग लेना पड़ता, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। चलो पीस है तो ले लिया, ये एलिमेंट लिया, पहले ये पॉइंट मुझे चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये x इज इक्वल टू y+4 एंड y² इज इक्वल टू 2x है, तो y² इज इक्वल टू 2 y+8 है, तो मेरे पास आ गया y² माइनस 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 4 ले लूँ तो 16 माइनस 8, हाँ
तो एक तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन सी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू 8 सेटिस्फाई कर रही है। 16 माइनस 16, ठीक है। y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 2। तो दिख रहा है ये -2 है y पे और ये है 4। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं एरिया। एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। एक्स राइट कितना, ये एक्स राइट है वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लेफ्ट कितना है वाई प्लस 4। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक dy। बस ये निकाल लो। वाई स्क्वायर बाई 2 तो वाई क्यूब बाई 3 6 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4y -2 से 4 डाल दिया। 4 64 बाई 6 माइनस 16 बाई 2 माइनस 16 माइनस -8 बाई 6 माइनस 4 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 8। सिंप्लीफाई कर लो। 2 से यहाँ कटेगा 3, 2 से कटेगा 33, 2 से यहाँ कटेगा 8, तो 32 बाई 3 माइनस 8 से 14 24 माइनस इधर 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 4, तो -4 बाई 3, यहाँ 2 से 2 तो +6, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लिया। 32 बाई 3 प्लस 4 बाई 3 -24 -6, देखना कितना आ रहा है 36 बाई 3, इधर से आ गया -24 12 माइनस 30 -18, ये तो -18 आ रहा है। तो आंसर इज 18। ओके, तो एरिया अल्टीमेटली आ चुका है। तो हमने देखा कि पार्ट 1 में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में इजी क्वेश्चंस आने लगे। तो यही हमें क्या करना है, सेलेक्टिव बनना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे लगते हैं मैथ्स पूरा करने में, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये टाइम एग्जाम में मैनेज करना पड़ेगा। बेसिकली तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम कट करोगे 10 से 15 मिनट। 1 घंटे का केमिस्ट्री होता नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे टाइम 10 से 15 मिनट बचा सकते हो। वो जो 15 मिनट तुम्हारा एक्स्ट्रा बचता है उसको मैथ्स में डाल दो। अब तो क्वेश्चन भी 30 नहीं आएंगे, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे तीनों में, तो तुम्हारे पास टाइम और ज़्यादा बचेगा और मिलेगा, ठीक है। पहले 30 क्वेश्चन आते थे तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, इस बार तो थोड़ा सा ही है। और इस बार तुम्हारे पास ऑप्शंस भी है कि तुम 10 में से 5 ही न्यूमेरिकल बेस्ड कर सकते हो। दिस मीन्स तुम्हें और भी सेलेक्टिव बनने की ज़रूरत है। उस 5 में तुम्हारा एक भी गलती नहीं होना चाहिए, 5 के 5 सही होने चाहिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।